नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर एक बार हम सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो भी पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के पूछे गए पेपरों की हम बात कर रहे थे। तो पेपर आज हमारा 2013 का है। इससे पहले हमने 2011 का पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी को पूछे गए थे, उसकी चर्चा कर ली है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली हमारे चलते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी अब की बार साइकोलॉजी जोड़ी है, तो आरपीएससी आपको पता है किस प्रकार के प्रश्न पूछेगी और फर्स्ट ग्रेड के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको सेकंड ग्रेड के एग्जाम के जो पीछे वाले प्रश्न है, पत्र है, उनको देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के दोनों एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे 2013 के पेपर की। जो साथी नए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं आज के 2013 के पेपर में पूछे गए साइकोलॉजी के प्रश्न। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से है, या शिक्षण से है, या कक्षा कक्ष वातावरण से है, या विद्यार्थी से है। निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? तो बताइए कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे होगा? शिक्षक से भी होगा, शिक्षण से भी होगा, और कक्षा कक्ष के वातावरण से भी होगा, और विद्यार्थी से भी होगा। तो 4 नंबर बिल्कुल आंसर होगा, क्योंकि जो 2011, 12, 13 के पेपर है वो थोड़े से कम हार्ड है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़े थोड़े साइकोलॉजी के प्रश्न हार्ड आएंगे। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न कहता है हमारा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। हमें वैज्ञानिक दिए हुए हैं और उनके सिद्धांत दिए हुए हैं कि कौन सा वैज्ञानिक किस सिद्धांत के अंडर में आता है। जैसे जॉन डीवी है, टिचनर है, यहाँ पे कोफका है, और वाटसन है। ठीक है, ये टिकनर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जब जब आप ज्यादातर आप साइकोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ो तो आप इंग्लिश के वर्ड ज्यादातर पढ़े। ठीक है, तो इसमें देखिए इस प्रश्न की हम बात करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए वॉटसन का सीधा हम देखें, यहाँ पे सबसे पहले जो हमें याद है वो चुने हम। सबसे पहले वॉटसन व्यवहारवाद के है। सबसे पहले आपको पता है वॉटसन कौन है? व्यवहारवादी वैज्ञानिक है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे जॉन डीवी की। तो जॉन डीवी कौन हो जाएंगे? जॉन डीवी है। यहाँ पे कोफका, कोफका की बात करेंगे, ये गेस्टाल्टवाद हो जाएंगे। कोफका है, मैक्स वर्दीमर है, कोहलर है, कुर्ट लेविन है, ये सारे गेस्टाल्टवाद के आ जाएंगे। उसके बाद में टिचनर की बात करें तो टिचनर आ जाएंगे संरचनावाद के अंदर, टिचनर आ जाएंगे संरचनावाद के अंदर, और जॉन डीवी आ जाएंगे कृत्यवाद के अंदर। तो याद रखना है ये। और मैं आपको बता देता हूँ व्यवहारवाद के अंदर कौन कौन आते हैं। व्यवहारवाद के अंदर वाटसन आ गए। उसके बाद में एक शब्द है हमारे पास गेस्टाल्टवाद। यहाँ पे व्यक्ति आएंगे, एक तो मैक्स वर्दीमर, ये भी है। उसके बाद में कोहलर का भी नाम आता है इसके अंदर, सहयोगी है। और कोफ का आएगा। ठीक है, कोफ का है। और कुर्ट लेविन, ये व्यक्ति क्या कहलाते हैं? गेस्टाल्ट वाद कहलाते हैं सारे। फिर है संरचनावाद। संरचनावाद के अंदर विलियम वुंट और टिचनर, दो व्यक्ति आएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। और उसके बाद में जैसे आपके प्रकार्यवाद है या कार्यवाद पूछा जाए तो विलियम जेम्स वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, जीन प्याजे संज्ञानवाद आ जाएंगे। मानवतावाद में आ जाएंगे मेस्लो व रोजर्स। साचर्यवाद के अंदर जॉन लॉक आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो है कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा अपना? 4 नंबर हो जाएगा, यानी ए का सी हो जाएगा, और 2 का बी हो जाएगा, टिचनर के संरचनावाद। तो 4 नंबर आंसर होगा अभी इसमें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है बड़ा गजब का प्रश्न है, और ये परिभाषा बार बार आती है एग्जाम में कि ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की ये परिभाषा किसने दी? कहा कि ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? क्रो एंड क्रो ने, किंग्सले व गेरी ने, हिलगार्ड ने, या वुडवर्थ ने? तो बताइए भी। तो ये परिभाषा दी अपने क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। यानी आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। वही हम बात करें वुडवर्थ ने क्या कहा था इसी अधिगम की परिभाषा को? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। फिर एक व्यक्ति आता है गेट्स व अन्य, बार बार परिभाषा आती है गेट्स व अन्य के अनुसार, अनुभव प्लस में प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है इसके साथ में। अगला प्रश्न है, फिर सिद्धांत है जो कि महत्वपूर्ण है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है। थॉर्नडाइक का कौन सा है, पावला का कौन सा, और क्लार्क हल का कौन सा, और कोहलर का कौन सा है यहाँ पे?
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात करेंगे तो यहाँ पे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं, एसआर थ्योरी यानी एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी एसआर थ्योरी भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं इसे, आवृत्ति का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं इसको पूरे को। दूसरा व्यक्ति है हमारे पास पावलाव, पावलाव का है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत इन्होंने दिया था, यानी सीआर थ्योरी। सीआर पूछे, एसआर थ्योरी इनकी है थॉर्नडाइक की, सीआर थ्योरी पावलाव की है। ठीक है, क्लासिकल कॉन्डिनेशन ये है अनुकूलित अनुक्रिया, यानी इसे शास्त्रीय अनुबंधन, सहज अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं। ये 1904 में दिया था इन्होंने और ये 1913 के अंदर दिया था थॉर्नडाइक ने। अगला व्यक्ति है क्लार्क हल, क्लार्क हल का है पुनर्बलन का सिद्धांत, याद रख लेना, इसे ही गणितीय सिद्धांत, इसे ही परिकल्पित सिद्धांत, इसे ही आवश्यक अनुबंधन, इसे ही सबलीकरण का, इसे ही चालक न्यूनता, इसे ही यथार्थ अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसमें क्लार्क ने यानी हल ने दो प्रकार के पुनर्बलन बताए थे, सतत प्लस में असतत। फिर असतत को इन्होंने दो भागों में बांटा, एक तो अनुपातिक और अंतराल। ठीक है, ये चीजें सारी याद रखनी है। और कोहलर का फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी जिसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं, ये याद रखना है। कोहलर किस में आ जाएंगे, गेस्टाल्टवादी आ जाएंगे। और पहले प्रश्न हमने बात की 2011 के अंदर, इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, चिंपांजी एक सुल्तान नामक बंदर पर प्रयोग किया था केंद्रीय द्वीप के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे अच्छे तरीके से, दोबारा और मिला लेते हैं। थॉर्नडाइक का आ जाएगा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, पावलाव का आ जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लार्क हल का आ जाएगा पुनर्बलन का, और कोहलर का आ जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो साइकोलॉजी के आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो ना, तो 20 प्रश्नों में से आपके 17 से 18 प्रश्न आप अच्छे तरीके से सही कर पाओगे डेली, अगर आप रूटीन में रहते हो तो। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर अगर 15 प्रश्न आते हैं तो उसमें लगभग मुझे लगता है कि 10% साइकोलॉजी के आएंगे, क्योंकि नया सब्जेक्ट डाला है तो नया सब्जेक्ट उसमें नया ज्यादा प्रश्न डालेंगे, 10 के 10 प्रश्न आएंगे, और 5 से 6 प्रश्न वो आएंगे अपने शैक्षणिक प्रबंधन के। तो अच्छे तरीके से पढ़े, इनकी तैयारी करें, डेली रिवाइज करें, और सेकंड ग्रेड के जो साथी तैयारी करें और पीटीए की, उनके ये तो महत्वपूर्ण है ही है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 3 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न आता ही आता है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए, हमें अधिगम किस प्रकार क्रम चलता है अधिगम का, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए भी। लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक या परिवर्तन। फिर परिवर्तन ये तो हो नहीं सकता, प्रेरक सबसे पहले, फिर लक्ष्य, फिर समायोजन करेंगे अपने आप को, फिर परिवर्तन। तो 3 नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेरक यानी आवश्यकताएं या मोटिव हम कह सकते हैं, उसके बाद में लक्ष्य बनेगा, फिर समायोजन करेंगे इस बीच का जो रास्ता हमारे पास, उसके बाद में हमें परिवर्तन होगा। तो अधिगम की ये कड़ी जो चयन है वो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है, निर्मितवाद उपागम है। छात्र जो नवीन सूचना को बार बार दोहराकर याद करता है, छात्र जो नवीन सूचना के विस्तार से विश्लेषण करता है तथा व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़ता सीखता है, छात्र जो नवीन सूचना यदि पूर्व ज्ञान से वह सच मानता है तो से विरोधाभासी तो उसे नहीं सीखता है, से विरोधाभासी हो तो उसे नहीं सीखता है। इसमें बताइए भी। प्रश्न नंबर 86 का आंसर होगा 2 नंबर। क्या होगा, छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, वो ही क्या है, निर्मितवाद का उपागम है। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 87 नंबर प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वृद्धि व विकास पर्यायवाची है, बिल्कुल गलत है, पर्यायवाची नहीं होते एक दूसरे के, क्योंकि वृद्धि विकास का हिस्सा तो है लेकिन दोनों समान नहीं है। ठीक है, इसलिए पर्यायवाची नहीं होगा। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, बिल्कुल है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, ये भी सही है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, ये सारे कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर भी। अगला प्रश्न है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मानव यानी विकास के बारे में बताना है। यह परिपक्वता तक चलता है, यह सतत प्रक्रिया बिल्कुल सही है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा अभी,
इसका आंसर होगा 1 नंबर। यह परिपक्वता तक चलता है, ये गलत हो जाएगा इसमें। यह सतत यानी जीवन पर्यंत चलता है, सतत चलता है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, परिवर्तन होते हैं इसमें, कभी नकारात्मक आते हैं, कभी धनात्मक आता है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? इनमें से व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है, शारीरिक गठन व सामाजिक व्यवहार करता है, मानसिक व आध्यात्मिक योग्यता भी करती है, संवेगात्मक आयाम भी करते हैं और अनुभव भी करता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सारे कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, याद रखना है, ठीक है। व्यक्तित्व को निम्न में से कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? इसमें बताइए कि कौन बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? सुपर ईगो की अधिकता, या ब्रह्मा, या आकांक्षा की कमी, या इद? इसमें बताइए भी। ये प्रश्न वैसे डिलीट किया गया है, इसका जवाब आपको ही देना होगा। देखिए क्या उत्तर मानते हैं कि बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, कौन सा है? सुपर ईगो की अधिकता, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो वृद्ध व्यक्ति में होता है सुपर ईगो। फिर आकांक्षा, इच्छा की कमी, या ब्रह्मा, या इद? इसका वैसे प्रश्न को डिलीट किया गया है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था अपने गिलफोर्ड का भी। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने है। इसे ही 3D थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रख लेना। यानी किसे कहते हैं? 3D थ्योरी, जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसे ही सक्रिय विषय वस्तु उत्पाद सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सक्रिय विषय वस्तु उत्पाद सिद्धांत, और इन्होंने 3 तत्व बताए थे, जो कौन कौन से 3 तत्व? एक तो सबसे पहले सक्रिय, ठीक है, ये रीट में आया था। उसके बाद में विषय वस्तु, उसके बाद में उत्पाद या परिणाम, यानी ऑपरेशन, फिर कंटेंट, फिर प्रोडक्ट। ये रीट में सीधा का सीधा प्रश्न पूछा गया था, रीट 2025 के अंदर प्री हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। फिर व्यक्ति हमारे पास थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुकारकीय सिद्धांत। कौन सा? बहुकारकीय, या जिसे बहुखंड या बहुतत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी। और इसे ही थॉर्नडाइक ने, इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक के बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 नंबर ये थॉर्नडाइक का हो जाएगा। और बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। इस प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। और थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो बहुकारक या बहुखंड सिद्धांत हो जाएगा। फिर एक व्यक्ति और है हमारे पास, स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने सिद्धांत दिया था बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, त्रिआयामी नहीं, त्रिकारक सिद्धांत किसने दिए थे? एक तो द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए थे, दोनों याद रखने हैं, 3 फैक्टर थ्योरी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासा वश प्रश्न पूछता है, अधिक नंबर प्राप्त करता है, ये नहीं हो सकता, ग्रह कार्य पूरा करता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो जिज्ञासा वश प्रश्न पूछता है, ये क्या होगा? एक सृजनात्मक बालक की एक योग्यता होगी, ठीक है। वृद्धि के संबंध में बुद्धि है यहाँ पे, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि के संबंध में यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर है हमारा 93 नंबर, ठीक है। तो बुद्धि वंश, क्रम व पर्यावरण की देन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। आवश्यकता है, ड्राइव, चालक है, प्रेरित है, प्रोत्साहन है, दबाव इसके अंदर नहीं आएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अभिप्रेरणा के अंदर आवश्यकता होगी, उसके बाद में ड्राइव, फिर प्रोत्साहन, ये 3 शब्द। इसी प्रोत्साहन को कहते हैं उद्दीपक, ठीक है, या इसे लक्ष्य कह देते हैं। और इसी चालक को कह देते हैं हम अंतर्नोद, क्योंकि इस प्रकार के शब्द जानबूझकर डाले जाते हैं, या इसे कहते हैं प्रणोद, ठीक है, ड्राइव को। और ये आवश्यकता, नीड्स हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 95 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दृढ़ कथन ए और कारण कहता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, बिल्कुल है, जरूरी है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, ये भी सही है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ए और आर, दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे इसमें, ठीक है।
ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? यहां से एक प्रश्न आता ही आता है, कौन सा आंतरिक कारक है, कौन सा बाह्य प्रेरक है? यहां से एक प्रश्न बनता है, रीट में भी आया था। तो इसमें देखिए, कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना, दौड़ में भाग लेना, चित्र बनाना। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? केवल सी होगा। दौड़ में भाग लेना ही क्या है? एक बाह्य प्रेरक है। बाह्य प्रेरक के अंदर हम बात करें, जैसे पुरस्कार है, ठीक है, पुरस्कार, और दंड एवं आरोप हो गए, ठीक है, ये बाह्य प्रेरक के अंदर आते हैं। जैसे सुरक्षा हो गई, जैसे अपनत्व का भाव आ गया, ठीक है, और स्वीकृति हो गई, स्वीकृति है, प्रतियोगिता है, जैसे दौड़ में भाग लेना ये प्रतियोगिता है, सम्मान है, ठीक है, और प्रतिष्ठा है, प्रशंसा है, निंदा है, परीक्षा है, परिणाम है। ये सारे कहाँ पे आएंगे? बाह्य यानी अर्जित जो किए जाते हैं, कृत्रिम, अर्जित या कृत्रिम भी शब्द पूछा जा सकता है। ये तो आ जाएंगे सारे के सारे बाह्य प्रेरक के अंदर। आंतरिक प्रेरक के अंदर जैसे भूख लगना, प्यास है, मलमूत्र, त्याग, कामेच्छा, क्रोध, प्रेम, भय, ईर्ष्या और पसीना, उदासी, ये सारे आ जाते हैं अपने आंतरिक के अंदर। और भाई ये इसके अंदर आएगा, वो आएगा कि दौड़ में भाग लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। बताइए भी, 97 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर होगा शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में मदद करता है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? प्रतिभावान बालक, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम, सामाजिक रूप से अक्षम। बताइए भी, तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये भी आ जाएगा, मानसिक रूप से पिछड़े बालक भी आते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बालक भी आते हैं और सामाजिक रूप से अक्षम। ठीक है, तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है संसाधन इकाई की। तो 4 नंबर इसका आंसर होगा। लास्ट प्रश्न देखिए, 100 नंबर, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ व स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? भी कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का जो तरीका अपनाना चाहिए। ये आंसर जो है आरपीएससी ने बिल्कुल सही माना है। हम मान सकते हैं कि शिक्षण की उपयुक्त विधियां भी मान सकते हैं, लेकिन आरपीएससी ने जो इसका आंसर माना है वो सही माना है, वो 3 नंबर आंसर माना है कि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। ठीक है, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ व स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाना। ठीक है, ये इसका आंसर माना है। ये आज के हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। डेली इसी प्रकार हम प्रश्नों को निकालेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि किस टॉपिक से किस तरह गहराई से प्रश्न पूछा जा रहा है और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पहली बार प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको इन प्रश्नों को पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उन प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो प्रश्न मैंने आपको बताया उसका आंसर भी देना आपको, और क्योंकि वो प्रश्न डिलीट किया गया है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।